हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत। इस क्लास को आप डेली रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करिए, ठीक है। मैं इसको 8 बजे क्यों ही लाता हूँ, रात में 8 बजे क्यों लाता हूँ, ताकि आप सोते टाइम इसको चाहे 2 की स्पीड में चाहे 1.5 की स्पीड में देख लीजिए। आपका पूरे दिन का जितना भी पढ़े होंगे सब कुछ रिवीजन हो जाएगा। और आपका ये डेली क्लास चलती है, रात में 8 बजे डेली चलती है। तो सिर्फ यही मकसद था हमारा कि बच्चों को तैयार तो सब लोग मतलब सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट उनका क्या होता है, रिवीजन नहीं होता। तो यहाँ पर हम सभी सब्जेक्ट लाते हैं, मतलब मैक्सिमम 4-5 सब्जेक्ट तो ला ही देते हैं आपका। तो आज देखते हैं हमारा क्या क्या है डेली रिवीजन में। आपका सागर से क्वेश्चन है, सागर के बाद जितने भी सागर हैं, कैस्पियन, ब्लैक सी, इसके बारे में दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर संसद के बारे में थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं कि कितना क्या क्या है, ठीक है। इस थोड़ी सी समितियों के बारे में देख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति इसी संसद में आ जाएंगे। तो और यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए इतना जल्दी से हम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं इस साइड से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सागर दिया गया है, तिमोर सागर। तिमोर सागर कहाँ पर है, ये आपका इंडोनेशिया यहाँ दिख रहा है। इंडोनेशिया के नीचे आपका और ऑस्ट्रेलिया को ऊपर यहाँ तिमोर सागर यहाँ दिखता है, ठीक है। तो तिमोर सागर आप इसको याद रखिएगा, तिमोर सागर। इसके बाद तिमोर सागर के बाद तस्मान सागर याद करिए, ता से तिमोर, इधर ही ऑस्ट्रेलिया के पास तिमोर भी है। आज के इसके बाद तस्मान सागर भी है। तस्मान सागर कहाँ है, ये जो न्यूजीलैंड है आपका और ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच में आपका तस्मान सागर पड़ता है। कौन सा, तस्मान सागर। कोरल सी कहाँ है, कोरल सी आपका जो ये इस बार यहीं से क्वेश्चन आया था आपका आर में। कोरल सी आपका कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया जो है उसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपका, जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में कोरल रीफ पड़ता है। यहीं पर आपका ये इस साइड में ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ इसी साइड, एक बार क्वेश्चन आपके पीसीएस में आया था कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट भाग में पाया जाता है। ये नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भाग में ये ग्रेट बैरियर रीफ, इधर ही कोरल सी है। आरापुरा सागर इधर ही है, ठीक है। आरापुरा सागर इधर ही है, याद रखिएगा, आरापुरा सागर। बांदा सागर, ठीक है। बांदा सागर आपका, बांदा सागर के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, तो दिखाते हैं आपका। देखिए इंडोनेशिया और सेल्बीज, इंडोनेशिया के सेल्बीज और इरियन द्वीप के मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इंडोनेशिया का जो सेल्बीज है और इरियन द्वीप है, इनके मध्य आपका बांदा सागर। बांदा सागर के बारे में आप कम पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिलीपींस सागर सभी जानते होंगे, फिलीपींस सागर ये यहाँ है। दक्षिण चीन सागर बहुत गहरा सागर ये माना जाता है, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर के बाद आपका ईस्ट चाइना सी है, इसके बाद ईस्ट चाइना सी है। पीला सागर है आपका, ठीक है। पीला सागर यहाँ पर जो हांगो नदी है यहीं पर आके गिरती है, जैसे हमारी गंगा नदी कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो हांगो नदी आके यहीं पर गिरती है। अब ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर ये आपका यहीं पर है, ठीक है। ये रूस के आसपास है, ओखोटस्क सागर। यहाँ पर ये जो इधर वाला दिख रहा होगा, ये एरिया हम इधर नहीं बनाए हैं। ये आपका कौन सा है, जापान सागर, जापान सी, जापान सी यहाँ पर है, याद रखिएगा। ये कौन सा है, जापान सी। तो इतना आप सागर के बारे में याद रखिए, मतलब इस साइड अगर आए सागर तो याद रखिए। अगर ये इसमें यही पूछेगा कि पीला सागर कहाँ पे है, तो ये प्रशांत महासागर में है, चाइना के पास। ईस्ट पूछ रहा फिलीपींस सागर, तो ये भी प्रशांत महासागर में है। बांदा सागर ये भी इंडोनेशिया के। आरापुरा तस्मान किसके किसके बीच में है, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तस्मान सागर है। कोरल सी इधर है। तो थोड़ा सा मैप याद रहेगा, किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप बता देंगे। जावा सागर ये इंडोनेशिया में है, तो ये तो जानते हैं आपका। जावा सागर प्रशांत महासागर का भाग है, नहीं तो आप हिंद महासागर, ये पूछ सकता है कि आप स्टेटमेंट दे सकता है कि जावा सागर किसका पार्ट है, तो जावा सागर प्रशांत महासागर का पार्ट है, ना कि हिंद महासागर का पार्ट है, ये याद रखिएगा। यहाँ देखते हैं बैकाल झील, ठीक है। बैकाल झील इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैकाल झील रूस में पड़ता है। लापटेप सी ये भी पूछा लिया गया है क्वेश्चन। लापटेप सी कहाँ है, ये आपका आर्कटिक सी के पास है, मतलब
रसिया के ईस्ट में है, वो नॉर्थ में है लापटेप सी। कारा सी, कारा सी और काला सी में अंतर है, तो काला सी यहाँ पर है काला सागर, और कारा सागर, काला और कारा में अंतर रखिएगा, नहीं तो दोनों एक ही लगा दीजिए। कारा सी यहाँ है। अब देखिए ये जो आपका दिख रहा होगा, ये इसी के जस्ट पीछे सी ऑफ एजोब है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा ये ब्लैक सी है। इस ब्लैक सी के जो इस साइड ये आपका सी ऑफ एजोब है, सी ऑफ एजोब, ठीक है, एजोब है आपका सी, यहाँ ये आपका सी ऑफ एजोब पड़ता है। ये ब्लैक सी है, सी ऑफ एजोब ये पड़ता है, ठीक है। अब देखिए अभी ये भी बताएंगे कौन कौन से इस बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया एजियन सी आपका यही है, तो ये देखिए ये क्या है, एजियन सी। एजोब सी और एजियन में अंतर याद रखिएगा। सी ऑफ एजोब कहे तो ये काला सागर के ऊपर, और सी ऑफ एजियन कहे तो काला सागर का जस्ट थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है। अब देखिए बाल्टिक सागर, ये यहीं पर आप पढ़े थे। अब टेस्ट में आपसे क्वेश्चन क्या लिए थे कि कहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता, वॉल्केनिक इरप्शन कहाँ पर नहीं होता, तो कहाँ पर आप बताएंगे, बाल्टिक सी में वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। वाइट सी इसी के इस साइड पड़ता है, ये रसिया में पड़ता है वाइट सी, ठीक है, इधर आपका वाइट सी पड़ेगा। नॉर्वेजियन सी आपका यहीं पड़ेगा, कहाँ, नॉर्वेजियन सी आपका यहाँ पर है। नॉर्थ सी, नॉर्थ चैनल भी यहीं पे है, नॉर्थ चैनल सब पास करते हैं इधर से, नॉर्थ चैनल, नॉर्थ सी, नॉर्थ चैनल यहीं पे है। ग्रीनलैंड थी। अब देखिए यहाँ पर वेंडल सी, वेंडल सी ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन मैं यहाँ लिख दिया हूँ ताकि हो सकता कभी भी पूछ सकता है। अब कोई वो नहीं है कि ये पता चला ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हो सकता है पूछ ले कभी। वेंडल सी और लिंकोलन, लिंकोलन सी यहीं पर है, ग्रीनलैंड के ऊपर लिंकोलन सी और वेंडल सी यह है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा है, ये आपका टर्की दिख रहा है, इस साइड टर्की, इधर के बीच में एड्रियाटिक सागर है। एड्रियाटिक सागर, और इसको जो पूरा बड़ा सा है इसको भूमध्य सागर कहते हैं। ये सब सागर में पढ़ा रहा हूँ, महासागर नहीं पढ़ा रहा हूँ, सागर पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद ये अभी इसका भी सब बताएंगे कौन कौन से देश यहाँ पर टच करते हैं, बाउंड्री शेयर करती है। अब ये हो गया भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो रेड सी आएगा, ये आपका रेड सी है, रेड सी। इसके बाद इधर देखेंगे कैस्पियन सी आता है, ये कैस्पियन सी आता है, ठीक है, कैस्पियन सागर ये है। अभी ये भी बताएंगे कैस्पियन सागर से क्या क्या। अब यहाँ पर अपने भारत के इस साइड में जहाँ गुजरात गुजरात है या आपका मुंबई है, इस साइड आपका अरब सागर पड़ता है। कौन सा, अरब सागर, अरब सी पड़ता है। चलते हैं इस साइड देखते हैं, ये अटलांटिक ओशियन जो है उसके ऊपर एकदम देखेंगे तो यहाँ पर लेब्राडोर, नॉर्थ में आपका लेब्राडोर सागर पड़ता है, ये लेब्राडोर सागर है। सबसे ज़्यादा ये पूछा था ब्यूफोर्ड सागर कहाँ पर है, तो ब्यूफोर्ड सागर कनाडा के ऊपर पड़ता है, ब्यूफोर्ड सागर, ठीक है, कहाँ पर, कनाडा के ऊपर ब्यूफोर्ड सागर पड़ता है। अब देखिए चुक्की सी और बेरिंग सी, इसके बीच में ये आपका जो ये बेरिंग स्टेट है इधर, ये यहाँ पर किसका पार्ट है, अलास्का, उधर रसिया का पार्ट है। इस साइड जा देखेंगे तो ये वाला साइड, ये दोनों जुड़ा है, अगर यहाँ दिखाते हैं इस साइड इसी में जुड़ा है, तो ये कहाँ पर आपका चुक्की सी और बेरिंग सी, ठीक है। गल्फ ऑफ अलास्का, ये तो दूसरी टॉपिक है, यहाँ देख लीजिए गल्फ ऑफ अलास्का है। सारगैसो सागर पूछा जाता है, ये कहाँ पर है, तो ये इसी नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक कभी भी सारगैसो पूछे मतलब ये इसी साइड में पड़ता है ना, इसी साइड में लगभग पड़ जाता है सारगैसो सागर, ठीक है। तो ये सारगैसो नॉर्थ, ये पूछा जाता है कि सारगैसो सागर के बारे में कि किसका तट नहीं है। तट मतलब क्या, जैसे आप क्या कहेंगे, मान लीजिए मैं लेता हूँ एग्जांपल इस भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का ये देखिए तट बना है, ठीक है, तट ये है, ये सब आप इसका तट ही बोलेंगे ना। मान लीजिए यहाँ पर बैठ के लोग ना जाते हैं घूमने फिरने, ठीक है, तो ये तट कहेंगे। जैसे अपने ये यहाँ पर ये अपने गोवा में, तो वहाँ पर तट के बीच होते हैं ना, बीच नहीं होता, लेकिन आपका सारगैसो सागर का कोई तट नहीं है, ये आपका पूरी तरह से एक डूबा हुआ सागर माना जाता है, ठीक है। ये अटलांटिक महासागर में एक डूबा हुआ सागर है, उत्तरी अटलांटिक में, क्या बताएंगे, नॉर्थ अटलांटिक का ये भाग है। इसके बाद नीचे आएंगे, ये देखिए कैरिबियन सागर देखेंगे, कैरिबियन सागर, ठीक है ये। अब चलिए थोड़ा सा जो हम पढ़े हैं इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, अभी एक दो बार आपका रिवीजन करवा देंगे, हो जाएगा सही।
अब देखिए यहाँ देखिए स्कोटिया सी है और बेड्डेल सी है आपका, स्कोटिया सी, बेड्डेल सी, एक डेविस सी है यहाँ पर, डेविस सी यहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप अब एक डेविस स्ट्रेट इधर वो अलग है, एक डेविड सी इधर है। ठीक है, डेविस सी इधर है, बेड्डेल सी है, स्कोटिया सी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पूरा। ठीक है, आई होप। अब देखिए यहाँ पर देखिए काला सागर कहाँ है, काला सागर के बारे में थोड़ा देखते हैं। यूरेशिया के मध्य विस्तृत आंशिक बंद सागर है, यह टेथिस सागर का अवशेष है। तो क्या है काला सागर? यूरेशिया के मध्य विस्तृत आंशिक बंद सागर है, यह टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, ये किसका अवशेष है? ये टेथिस सागर। अब देखिए ये यूरेशिया मतलब क्या, इनका बोलने का मतलब है यूरेशिया मतलब ये एशिया और रूस दोनों में थोड़ा थोड़ा है, क्योंकि आपका टर्की अगर देखेंगे तो ये भी टर्की भी आपका एशिया और वो सारी जो मैं एशिया रूस कर रही, एशिया और यूरोप। तो टर्की भी क्या है, इधर एशिया वाला पार्ट है, इधर यूरोप वाला पार्ट है। तो इसीलिए ब्लैक सी यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये भी आपका यूरेशिया का भाग है, ये टेथिस सागर का भाग है। अगर पूछा जाए ऑप्शन में आ जाए, स्टेटमेंट में आ जाए, क्या काला सागर आपका टेथिस तेथिस सागर का भाग है? हाँ, यह बंद सागर है। हाँ, अब देखिए यह तेथिस सागर का अवशेष है। अब देखिए यहाँ पर काला सागर किसने कितने बाउंड्री शोर करते हैं, इसके बाउंड्री यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की और बुल्गारिया, रोमानिया। यहाँ पर देखते हैं, हम पहले देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कौन सा टर्की आपका बाउंड्री शेयर करता है, एक आ गया। ठीक है, देखिए सिर्फ देखते चलिए। अब देखिए यहाँ भी टर्की है, सॉरी, हाँ यहाँ भी टर्की है। अब देखिए इधर क्या है, बुल्गारिया, ये दो हो गया। अब देखिए पहले सब कुछ मिटा देते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये हाँ, तो ये एक आपका जितना गोला का ये टर्की आ गया, बुल्गारिया आ गया। अब इस इधर इस देखेंगे इस साइड में, तो ये रोमानिया आ गया। रोमानिया भी आपका शेयर कर रहा है कि नहीं? शेयर कर रहा है। इसके बाद यूक्रेन शेयर कर रहा है कि नहीं? यूक्रेन और रसिया की लड़ाई तो इधर इधर ब्लैक सी में ही तो चल रही थी। इसके बाद ये क्या हो गया, यूक्रेन हो गया। अब ये रास्तोवो तो मतलब इधर रसिया हो गया, तो यहाँ पे रूस वाला गोला कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ आर लिख देते हैं। इसके बाद आपका जॉर्जिया, यहाँ देखिए ये जॉर्जिया चल रहा है बस। तो कितना हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कितने हैं, एक यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, बस। तो कितना हो गया, छः यहाँ हो गए। तो एक बार देख लीजिए ये छः कौन कौन से हैं। तो एक तुर्की शेयर करता है, देखिए ब्लैक सील आप अपने थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसके बाद आंख बंद करके तुर्की एक बार देख लीजिए पहले, इसके बाद आपको खुद ही बताना है। टर्की है, टर्की के बाद कौन सा है, बुल्गारिया है, यहाँ पर दूसरा बुल्गारिया है। ऐसे चलेंगे, टर्की लेंगे पहले, पहले टर्की लेंगे, फिर बुल्गारिया लेंगे, फिर क्या लेंगे, रोमानिया लेंगे। रोमानिया के बाद कोई ट्रिक मत याद करिए, ऐसे याद करिए, नहीं तो ट्रिक बार बार भूल जाएंगे। दिमाग में इमेज रख लीजिए, जैसे मूवी देखते हैं ना तो मूवी का इमेज हमेशा याद रहता है कि पंचायत में उसका जूता मतलब जो आपका क्या था, उसका चप्पल या जूता उसका वो बाहर ही मंदिर के पास रखा गया था। ठीक है, तो कैमरे में देख लेता है। तो वो ऐसे ही क्या किया करिए, वैसे ही आप याद करिए। ठीक है, अब देखिए यूक्रेन है आपका, ये यहाँ पर, इधर रूस है और यहाँ जॉर्जिया है। अब देखिए आप आंखें बंद करके सोचिए, एक ब्लैक सी है, आंखें बंद करके, मैं कहता हूँ आप आंखें बंद करके एक बार सोचिए, नीचे टर्की है, उसके बगल में कौन है, बुल्गारिया, बुल्गारिया के ऊपर कौन सा है, रोमानिया, रोमानिया के ऊपर कौन सा जाएगा, यूक्रेन, यूक्रेन के ऊपर कौन सा जाएगा, उधर बगल में रूस जाएगा, उधर जॉर्जिया। मतलब आप राइट हैंड में कौन सा दो देश रख देंगे, राइट हैंड में आप दो देश जॉर्जिया और रसिया रख देंगे। ठीक है, रसिया और जॉर्जिया। ऊपर हेड पे आप कौन रख देंगे, आप अपना शरीर ही ले लीजिए, हेड पे आप यूक्रेन रख देंगे। अब लेफ्ट हैंड में क्या रख देंगे, रोमानिया, बुल्गारिया रख देंगे। आप अपने पैर में क्या रख देंगे, यूक्रेन। तो एक बार देखिए, पैर में यूक्रेन, राइट साइड में रसिया और जॉर्जिया, ऊपर यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब देखिए यही तो हम आपको यहाँ कह रहे थे, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की और बुल्गारिया, रोमानिया। अब आपसे भूलेगा नहीं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। ठीक है, काला सागर के बारे में हो गया। अब देखिए ये वाला देखिए, नदियाँ जो आकर काला सागर में आकर गिरती हैं वो कौन सी है, नीपर है, डेन्यूब है, निस्टर है,
डान है। ठीक है, तो ये आपका नीपर, डेन्यूब, निस्टर, डान। ठीक है, तो इसको आप याद रख लीजिए कौन कौन सी नदियाँ जो आपका यूरोप की ये नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ काला सागर में जाकर मिलती हैं। अब देखिए एजियन सी, एजियन सी, ठीक है, एजियन सी यूनान एवं तुर्की के मध्य विस्तृत है, भूमध्य सागर का भाग है। एजियन सी कहाँ है, ये देखिए ये यहाँ पर है। ये यूनान जिसको आप ग्रीस कहते हैं, अब ग्रीस इसका नाम हो गया है। ठीक है, और ये आपका टर्की है, इसी में आपका यही है एजियन सी। तो एजियन सी कहाँ है, ग्रीस और तुर्की के मध्य आपका एजियन सी है। ठीक है, एजोब अलग है, एजोब ये है, ए जड ओ भी, ये अलग है एजोब, और एजियन अलग है। नहीं तो आप सब एक ही मान लें कि दोनों एक ही है, नाम अलग एक ही है ना। ऐसे ब्लैक सी और कारा सी, कारा सी कहाँ गया है, बैरेंट सी यहीं पे कारा सी है। ठीक है, ये यहीं पे, तो कारा सी अलग है। ठीक है, नहीं तो आप उसी को एक ही मान लें। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ गया, ये कहाँ पे हम थे, ये देखिए यूनान, ग्रीस और तुर्की के मध्य विस्तृत है एजियन सी, भूमध्य सागर का भाग है। ये तो भूमध्य सागर का भाग आपका लग ही रहा है, ये तो मेडिटेरियन सी है, तो इसी का तो भाग होगा। अब देखिए जावा सागर प्रशांत महासागर में विस्तृत है। कोरल सागर, क्या कोरल सागर के बारे में हम बता रहे थे। कोरल सागर है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में विस्तृत है। इस सागर में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो हम आपको ये बता रहे थे। यहाँ पर जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये है, ये कहाँ पर है, यहीं पर है कोरल सी में। कोरल, अगर आपसे पूछे कि कोरल, क्योंकि ये 3-4 बार क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है। एक बार पूछा जाता है कि कोरल सी कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया के। एक बार पूछा जाता है कोरल सी किस महासागर में में है लगभग, तो प्रशांत महा किस सी में है, कोरल सी में है। तो ऐसे ऐसे याद कर लीजिए। और पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ यही है, मतलब वो है कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, तो विश्व का सबसे प्रवाल भित्ति कौन सा है, एटॉल, ये आपका ग्रेट, जिसको आप एटॉल कहते हैं। तो ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। पीला सागर एलओसी चीन और कोरिया के मध्य विस्तृत है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आपको क्योंकि ऊपर नीचे जाना पड़ रहा है ना, थोड़ा सा दिखाने में प्रॉब्लम होती है। देखिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पीला सागर, ये आपका क्या दिख रहा है, कोरिया, चाहे नॉर्थ कोरिया हो चाहे साउथ कोरिया हो, इसी के मध्य आपका पीला सागर है। ये देखिए एक बार मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूँ पूरा, देखिए ये आपका यहाँ पर पीला सागर है। हांगहो नदी आके यहीं पर गिरती है। यहाँ पर कहाँ गया है, लिखा होगा हांगहो नदी में इसका मुहाना बनाती है। वही हम कह रहे थे, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी जाके बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ऐसे आपका हांगहो नदी जाके इसमें मुहाना बनाती है। प्रशांत महासागर का भाग चीन की हांगहो नदी इसमें मुहाना बनाती है। और पीला सागर किसका भाग है, प्रशांत महासागर का भाग है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, अब पूछे आपसे जावा सागर प्रशांत महासागर बताएंगे, कोरल सी ये भी प्रशांत महासागर का भाग है जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ है, पीला सागर ये भी प्रशांत महासागर, हांगो नदी आके गिरती है। ये तो आ गया इतना। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कैस्पियन सागर, ब्लैक सी और कैस्पियन सागर। ठीक, कैस्पियन सी, ये दोनों आप याद रख लीजिए, चाहे सब भूल जाइए। ठीक है, यूरोप और एशिया की सीमा पर अवस्थित है। तब देखते हैं कहाँ पर है, ये देखिए यूरोप कैस्पियन यह है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है यूरोप और इसके एशिया की सीमा पर मतलब अवस्थित है, तो ये आपका सही है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी लिखा गया है। अब कैस्पियन सी से देखिए कितने बाउंड्री शेयर कर रहे थे, वहाँ पर कितने थे, 6। पहले वहाँ पर हम रिवीजन करते हैं तब आगे चलते हैं। नीचे क्या कौन था, मान लीजिए एक ये आप खड़े हैं ऐसे, ठीक है ऐसे। अब नीचे एक ट्रायंगल बना दीजिए, ये आपका कौन सा है, ये ब्लैक सी है। ठीक है, ये आपका ब्लैक सी है। अब ब्लैक सी में नीचे कौन था, तुर्की था। ठीक है, इसके बाद इस साइड में 2 देश थे, इसमें कौन थे, बुल्गारिया थे। ठीक है, बुल्गारिया थे और रोमानिया थे, रोमानिया थे, ये दोनों हो गया। ऊपर कौन था, यूक्रेन था। अब इस साइड कौन थे, इस साइड रसिया था, और यहाँ पर क्या था, ये जॉर्जिया दिख रहा, ब्लैक सी यह दिख रहा ना, ये देखिए जॉर्जिया, तो इस साइड जॉर्जिया थे। तो एक ट्रायंगल बना के, या चाहे आप उसी को बना लीजिए अगर आपको कला वला आता है आर्ट वोट, तो ठीक है। तो ऐसे नीचे आपका टर्की है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, यूक्रेन है, और यूक्रेन, ठीक है, यूके मत याद रखिएगा, यूक्रेन है, और ये यहाँ पर
रसिया है और ये जॉर्जिया है। इतना आपका ब्लैक सी, जब देखिए कभी भी पढ़िए कि आपका ब्लैक सी किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, मतलब किस किस देश के साथ, तो दो चीज़ें पढ़िए। दो, तुरंत आप ब्लैक सी पढ़िए, तुरंत कैस्पियन सी पढ़िए, मतलब दोनों एक ही साथ पढ़िए ताकि आप दोनों ना भूलें, ठीक है। हो सकता है कोई कौन सा पूछ ले। अब देखिए कैस्पियन सागर में कौन कौन से, ये देखिए यहाँ नीचे ईरान है, ठीक है। क्या है नीचे, ईरान है। ईरान बाउंड्री शेयर करता है कैस्पियन सागर से। अब इधर देखिए अजरबैजान है, इसकी राजधानी कैस्पियन सागर से ही के किनारे ही है, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाता है किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर है, तो बाकू, अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है कैस्पियन सागर के तट पे है। तो ये ईरान और अजरबैजान दो कंट्री हो गए। तो मैं यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ, 1 नंबरिंग हो गया और ये 2 नंबरिंग हो गया। वहाँ 6 देखे थे। अब ये देखिए ये कौन सा देश लग रहा है, ये तो ये कौन सा देश लग रहा है, तो ये आपका रूस लग रहा है। तो रसिया, ये तो दोनों से ये पूछा जाता है कौन सा देश है तो दोनों के साथ बॉन्ड, तो आपका कौन, रसिया, कैस्पियन सागर के साथ भी और आपका ब्लैक सागर के साथ भी। अब यहाँ देखिए 3 हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब यहाँ देखते हैं कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान ये देखिए तो ये 4 हो गया। कजाकिस्तान के बाद कौन सा आ जाएगा, ये उज्बेकिस्तान नहीं शेयर करता। देखिए उज्बेकिस्तान यहाँ से कट जा रहा है, इस साइड चला जा रहा है, लेकिन आप तुर्कमेनिस्तान देखेंगे तो ये आपका लग रहा है। तो 5 देश इससे शेयर करते हैं, कौन सा, ईरान, इसके बाद अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान के बाद रूस, रूस के बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद ये देखिए यूराल नदी है ना, और बोल्गा नदी, ये दोनों नदी भी याद रखिएगा, यहाँ भी पूछेंगे कौन कौन सी नदी जाके यहाँ पर गिरती है। और इधर कौन सा, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अशकाबाद, ठीक है, अशकाबाद याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। अब कैस्पियन सागर याद रख लीजिए, ईरान, अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान यहाँ पे कज है और तुर्क है, ये दोनों याद रखिए। यहाँ पर देखते हैं कहाँ गया आपका, ये कैस्पियन सागर में, ये तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सीमावर्ती देश कौन से हैं, रूस है, ईरान है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। तो सीमावर्ती देश कौन से हैं कैस्पियन सागर के, रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। एक बार फिर देखते हैं, ठीक है। मैं सोचता हूँ आपको याद हो जाए। ये देखिए ईरान यहाँ लिखा है, ईरान के बाद यहाँ कौन सा लिखा है, अजरबैजान लिखा है, अजरबैजान के बाद कौन सा यहाँ रसिया है, रूस है, रूस के बाद कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान है। तो यही चारों आपको याद रखना, एक नहीं पाँचों, 1 2 3 4 5, 5 कंट्री याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, और विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो यही है, नदी कौन सी, यूराल और बोल्गा। तो ये देखिए यहीं पर था, यूराल और बोल्गा, यह है ना, यूराल और बोल्गा। तो ये देखिए ये यूराल है, तो दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, ये आपका यूराल है और ये बोल्गा है। ये देखिए 2 नदी आपका यहीं पे आके शामिल हो रही है, तो बोल्गा और यूराल, ठीक। कैस्पियन सागर में बोल्गा, यूराल, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा था, डेन्यूब, अगर सबसे ज़्यादा डेन्यूब और नीपर पूछा जाता है, नीपर और डेन्यूब ब्लैक सी में गिरती हैं, 2 याद जरूर रखिए, डेन्यूब और नीपर ब्लैक सी में, यूरार बोल्गा कैस्पियन सी में गिरती हैं। हाँ, अगर आपको पसंद भी आ रहा होगा तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। अब देखिए ओखोटास्क सागर रूस के पूर्वी भाग में विस्तृत है, प्रशांत महासागर का भाग है ओखोटास्क सागर। ये देखिए ओखोटास्क सागर कहाँ पर है, ये देखिए ओखोटास्क सागर रूस के पूर्वी भाग में, ये पूर्वी भाग, ये तो पूर्वी भाग है ना, तो ये पूर्वी भाग में विस्तृत है। अब देखिए इसके बाद ओखोटास्क है, दक्षिण चीन सागर के सीमावर्ती देश ब्रुनई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, वियतनाम। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन उतना थोड़ा सा जान लीजिए, इधर यहीं पर है, ठीक है। इधर जितने भी कंट्रियाँ हैं ये इस पर शेयर करता है। बाउंड्री इससे नहीं पूछा जाता लेकिन ऐसे थोड़ा सा याद रख लीजिए, इधर है सर, ठीक है। बांदा कहाँ है, इंडोनेशिया, सेल्बीज और इरियन द्वीप के मध्य है, ये तो पता ही होगा। एजोब सागर कहाँ, एजोब सागर या काला सागर का भाग है या पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस की दृष्टि से समृद्ध है। एजोव सागर। अरल सागर कहाँ है? अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य विस्तृत है। यह टेथिस सागर का अवशेष है। अरल सागर देखते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए अरल सागर यहाँ लिखा है उज्बेकिस्तान और यहाँ लिखा गया कजाकिस्तान। तो आज उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मध्य आपका ये अरल सागर है। तो कौन कौन से देश के मध्य है? ये सूखने की कगार पे है, क्योंकि इसका दोहन बहुत ज़्यादा किया गया है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य एक अरल सागर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए लेब्राडोर सागर, यह ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य स्थित है। लेब्राडोर सागर, ये देखिए आपका यहाँ पर देखिए लेब्राडोर, ये ग्रीनलैंड है और ये कनाडा है, और इसी के मध्य ये लेब्राडोर सागर स्थित है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर आपका दिया है, ये देखिए एड्रियाटिक सागर दिया है। तो ये जो आपका कोना से निकला है ये आपका एड्रियाटिक सागर है। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये आपका ये जो दिख रहा है ये इटली के पीछे, तो इटली के ये जो पीछे है ये एड्रियाटिक सागर बोला जाता है, ठीक है। ये पूछा जाता है एड्रियाटिक सागर से कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इटली इसमें सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, एड्रियाटिक सागर। अब देखिए एड्रियाटिक सागर यह इटली और बाल्कन प्रायद्वीप के विस्तृत है। यह टेथिस सागर का अवशेष है। तो टेथिस सागर का अवशेष और कौन पूछे थे? काला सागर भी है। उत्तरी सागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है, ठीक है। उत्तरी सागर कहाँ है? उत्तरी सागर ये देखिए यहीं पर है, ठीक है। उत्तरी सागर ये देखिए, यहाँ पर चलते हैं अपने, ये देखिए नॉर्थ सी, ठीक है, नॉर्थ सी आपका यहीं पे पड़ता है। अब देखिए बेरिंग सी, यह अलास्का और रूस के मध्य अवस्थित है। यह उत्तरी प्रशांत महासागर के मध्य है। तो यह यहाँ पर बेरिंग सी आ जाता है, ये इस साइड, ठीक है, बेरिंग सी। अब यहाँ पर एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दक्षिण चीन सागर दिया गया है, फिलीपीन सागर दिया गया है, आराफुरा सागर दिया गया है, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच तस्मान सागर, तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के मध्य तिमोर सागर, जावा सागर ये प्रशांत महासागर का भाग है, पूर्वी चीन सागर ये देखिए पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, इसके बाद पीला सागर आएगा, इसके बाद जापान सागर, इससे ओखोटस्क सागर आएगा, बेरिंग सागर ये देखिए इधर लिखा गया है बेरिंग सागर, पूर्व साइबेरियन सागर, लैपटेप सागर यहाँ देखिए दिया गया है, बोथेनिया की खाड़ी, देखिए खाड़ी खाड़ी वाला चैप्टर हम एक अलग लाएंगे उसमें। कारा सागर ये देखिए कारा सागर आपका यहाँ है और काला सागर यहाँ पर है, ठीक है। एड्रियाटिक सागर यहाँ पर है, मृत सागर, ठीक है, मृत सागर आपका जो इजराइल है उसके जस्ट पीछे है, ठीक है। जॉर्डन इजराइल और आपका जो वेस्ट बैंक है उसके उससे बाउंड्री शेयर करता है। लाल सागर के बारे में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बताने की। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर आपका इधर पड़ता है। फारस की खाड़ी ये देखिए इधर। अरब सागर अपने गुजरात और महाराष्ट्र के बगल में अरब सागर। अदन खाड़ी, ठीक है, ये गिनी की खाड़ी, खाड़ी नहीं देखेंगे। बिस्के की खाड़ी, लारेंस की खाड़ी, सारगैसो सागर ये देखिए सारगैसो सागर है। कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, ठीक है, यहीं मूवी बनती है वो कैरिबियन, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, ठीक है, यहीं पर मूवी बनती है इसी पर बेस। मैक्सिको को खाड़ी, ठीक है, अलास्का की हाडसन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, खाड़ी वाला देखेंगे खाड़ी में ग्रीनलैंड सागर और बाल्टिक सागर, ठीक है, तो बाल्टिक सागर ये, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जाके आप टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लिया करिए ताकि रिवीजन बाद में आपको करने में आसानी है। और पुराना भी वीडियो है उसको भी देख लिया करिए, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं ये करंट है कि अब दूसरा आएगा आपका पेपर ख़त्म हो गया वो करंट ख़त्म हो गया। ये ऐसा मैं आपका सीरीज लाया हूँ, चाहे आप इसको 50 साल बाद भी पढ़ेंगे तब भी आपका सही रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि ये पुराना हो गया, सागर थोड़ी चेंज हो जाएगा, अब आपका भूमध्य सागर वहाँ से दूसरी जगह थोड़ी चला जाएगा। अब देखिए पॉलिटी में आते हैं, ठीक है। इससे पहले जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। संसद के अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे क्योंकि 2-3 दिन में संसद पूरा आपका चैप्टर ख़त्म ही करने वाला हूँ रिवीजन के पर्पज़ से, ठीक है। इसके बाद आप आज अभी आप घटना चक्र जाके क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। 2-3 दिन हम संसद पर वीडियो लाएंगे इसी में,
तब आप ख़त्म करिएगा, तब हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, आज सिर्फ हम इसका एक ओवरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बस। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है आज बस। राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 अगर पूछे किससे संबंधित है, राज्यसभा। ठीक है, किससे, राज्यसभा आर्टिकल 80। राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो पहली बार 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। कब, 3 अप्रैल 1952 में। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। याद रखिए, ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। सदस्य संख्या कितने थे निर्धारित, तो अभी सदस्य संख्या 250 हैं। 238 निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर कितना देखा जाए तो वर्तमान में 245 हैं, 233 निर्वाचित होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। ये देखिए, तो बड़ा कर देता हूँ। देखिए, अगर 13 मई को पूछा जाए प्रथम बैठक हुई थी, निर्धारित तो 250 हैं, लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है वहाँ, अगर क्वेश्चन में वर्तमान दिया रहेगा तो 245 बताएंगे। अगर वर्तमान नहीं दिया रहेगा कि राज्यसभा में कितने हो सकते हैं तो 250 लगाइएगा। 12 ये जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ होगा। आप देखिए यहाँ पर सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। जब तक आप फॉर्म इसका नहीं अप्लाई कर सकते हैं, किसका, राज्यसभा के लिए, कब, 30 वर्ष के बाद ही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखिए। जैसे आपका पेपर होता है कि 21 साल हो जाएंगे तभी आप ISPC का फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए इसमें भी ऐसे ही होता है, 30 साल के हो जाएंगे तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन पाएंगे। और लोकसभा के उसका 25 साल होता है। यहाँ पर देखते हैं सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष का होता है। पदेन सभापति कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद निवृत्त हो जाते हैं, इसलिए ये बोला जाता है इसमें आपका ये कभी भंग नहीं होता, क्योंकि आते जाते रहते हैं, लोकसभा की तरह भंग नहीं होता। 1/3 सेवानिवृत्त हो गए, फिर 1/3 आ गए, तो ऐसे ऐसे आते जाते रहते हैं। प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मतलब प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब देखिए, चलिए हम अब लोकसभा देख लेते हैं। यहाँ पर तो राज्यसभा देखें, लोकसभा देखते हैं। लोकसभा क्या होता है, लोकसभा में आपका एक मिनट, आर्टिकल 81 से होता है। आर्टिकल 81 से आपका, आर्टिकल 81 में लोकसभा दिया गया है। निम्न सदन इसको बोला जाता है, अस्थायी सदन बोला जाता है, क्योंकि यह कुछ 5 साल बाद आप भंग हो जाता है, फिर दोबारा चुनाव होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में चुनाव हो रहा है, फिर जो आपका जीतता है वो आता है। ठीक है, सदस्य संख्या अगर देखा जाए तो निर्धारित कितना किया गया है, 550। 530 राज्यों में से 20 यूटी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यूटी से कितने आपके सदस्य आते हैं, तो 20 सदस्य आते हैं। अगर वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है तो 543 ही निर्वाचित होते हैं। 524 जो होते हैं आपके राज्यों से होते हैं, 19 संघ राज्य क्षेत्रों से होते हैं। तो यही वाला 20 वाला ज़्यादा पूछता है, 19 नहीं पूछता। ठीक है, कि कितने संघ शासित प्रदेशों से, तो 20 होते हैं, 19 राज्यों से होते हैं। कार्यकाल सदस्य कितना, 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को, उसकी तरह राज्यसभा की तरह। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, ये कई बार पूछा गया है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा राज्यसभा हो गया। अब देखिए आपका संसद किससे किससे बनता है, आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति देखते हैं, फिर सब कुछ देखेंगे। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इतना अगर किसी को कोई आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछ ले तो इतना सिर्फ बता दीजिए, उसको पता हो जाएगा कि आपको राष्ट्रपति के बारे में पता है। देखिए, राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है, ठीक है, तो त्यागपत्र आपका उपराष्ट्रपति को देता है। इसकी पदावधि क्या होती है, मतलब कार्यकाल 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का। योग्यता क्या होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष पूरा करना होना चाहिए। यहाँ पे जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए कितना, 35 वर्ष चाहिए। राज्यसभा में 30 वर्ष चाहिए, लोकसभा में आपको 25 वर्ष चाहिए। तो ये याद रखिएगा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता राष्ट्रपति में होना चाहिए, नहीं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की
की योग्यता किसमें होना चाहिए, राष्ट्रपति में होना चाहिए, तब आपका सही होगा। ठीक है, राज्यसभा कहे तो गलत होगा। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता राष्ट्रपति में होना चाहिए, ये उसकी योग्यता है, तीसरी योग्यता है। ये तो तीनों योग्यता याद रखिएगा। पागल दिवालिया वालिया ना हो तो मतलब वो सब अलग चीज़ है, वो तो सब जानते ही होंगे आप। निर्वाचन मंडल द्वारा किसके किसके द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा, जैसे आपका राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, तो वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इनके चुनाव में। आपके जो संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित होते हैं, चाहे लोकसभा के चाहे राज्यसभा के, वो सब जाके इनको वोट देंगे। इसके बाद राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य, राज्य की, जैसे आप उत्तर प्रदेश में यहाँ के एमएलए जो होते हैं, एमपी बोल दिए दोनों ऊपर, राज्यसभा लोकसभा। इसके बाद आपके विधानसभा में जो एमएलए होते हैं, विधायक जी, ठीक है, जो विधायक जी भी जाते हैं वोट देने। इसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी, दो ही राज्य हैं, यहाँ के विधायक जी जाते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दिल्ली पुडुचेरी के विधायक जी जाते हैं, पूरे जितने भी इंडिया में राज्य हैं उसके विधायक जी जाते हैं। और दो ठे यूटी ले लीजिए, दो कौन सी यूटी ले लेंगे, दिल्ली और पुडुचेरी, ये है, ये तो बता ही दिए। संसद के दोनों सदस्य हो, सदनों के सदस्य, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हों चाहे लोकसभा के, लेकिन निर्वाचित ही होना चाहिए। शपथ कौन दिलाता है, सीजीआई दिलाता है, लेकिन अगर सीजीआई बाई चांस अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होंगे वो दिलवाएंगे। चलिए हम ही दिलवा देते हैं आपका सदस्य वो, ठीक है। अब देखिए किसके बारे में पढ़ेंगे, वित्त समितियों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, एक प्राक्कलन समिति होती है। परिकलन समिति क्या होती है, इसमें कुल सदस्य 30 होते हैं, केवल लोकसभा से ही इसमें सदस्य चुने जाते हैं, प्राक्कलन समिति, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट कमेटी, ठीक है, एस्टीमेट ये कमेटी होती है। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति क्या होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं, 22। लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। देखिए ऐसे पीडीएफ आप अपलोड कर मतलब अगर ले लेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा, आपका समय बचेगा, ठीक है। और लोक उपक्रम समिति क्या होती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकन, ठीक है। तो ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकन, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और राज्यसभा से 7 सदस्य। तो आपका अगर एस्टीमेट कमेटी पूछे तो इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन लोक लेखा लोक उपक्रम समिति इसमें 22 सदस्य, इसमें 22 सदस्य, इसमें 15 और 7 में डिवाइड दोनों में होता है, ठीक है। चलते हैं, कमेटी भी आपको पढ़ लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये मत सोचिएगा सिर्फ इतना ही है, अभी मैं आगे इसमें बनाऊंगा आगे वीडियो, ठीक है। कल परसों में पूरा आ जाएगा संसद के बारे में। निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक पर, ये कि धन विधेयक है कि नहीं है, पेश किया जाता है लोकसभा में। राज्यसभा सिर्फ रोक सकती है 14 दिनों तक। आपका जो मनी बिल होता है वो आर्टिकल नंबर 110 होता है। पेश कहाँ किया जाता है, लाया कहाँ पहली बार जाता है, लोकसभा में। रोक कितने समय तक सकती है राज्यसभा, 14 दिन के बाद नहीं रोक सकती। 14 दिन तक वो अपना मतलब 2 हफ्ते तक इधर उधर कर सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108 है, ठीक है। आर्टिकल 108 के बारे में देखते हैं। कारण क्या होता है, किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के बीच मतभेद जब हो जाता है तो मतलब संयुक्त बैठक होती है। बट मेनली ये बहुत कम समय हो मतलब कम टाइम में हुआ है मतभेद। अब तक बुलाई गई कितनी बैठक, 3 बार। देखिए क्या होता था, अभी क्या है, जैसे बीजेपी की मेजॉरिटी है, लोकसभा में भी होगी, राज्यसभा में भी होगी, तो आपका गतिरोध कैसे होगा। लोकसभा में बीजेपी की मेजॉरिटी है, राज्यसभा में तो गतिरोध हो ही नहीं, क्या सदस्य आपस में थोड़ी गतिरोध करेंगे। जैसे ये होता है कि राज्यों में अलग सरकार ज़्यादा कांग्रेस की हो और केंद्र में बीजेपी की हो, तब यहाँ पर गतिरोध ज़्यादा बढ़ने का चांस होता है, क्योंकि जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, वही आपका राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। तो अगर पूरे राज्यों में कांग्रेस के सदस्य हैं और फिर आपके
लोकसभा में बीजेपी के सदस्य हैं तब गतिरोध ज़्यादा होता है, ऐसे पहले होता था। लेकिन देखिए 3 ही बार अभी तक इसकी बैठक बुलाई गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक सिर्फ 3 बार बुलाई गई है, मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ है। आहूत करता, अब आहूत अलग चीज़ होता है और अध्यक्षता अलग चीज़ होता है। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, मतलब वही आपका बुलाता है कि चलिए, मतलब राष्ट्रपति ही कहेंगे चलिए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष कैसे बुला सकता है, ठीक है। आहूत अगर आपका पूछा जाए कि आहूत कौन करता है, मतलब बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो क्योंकि आपका अगर कहेंगे आपकी लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो बुलाए, वो नहीं बुला सकता, वो आपका राष्ट्रपति, क्योंकि दोनों सदनों को बुलाना है ना। जैसे आप मान लीजिए आपका घर है, किसी को बुलाना है तो आपके जो सबसे बड़े मतलब आपके घर में रहेंगे वही तो बुलाएंगे जाके, आपके पापा जी, आपके चाचा जी, कोई भी होगा, आपके दादाजी जाके बुलाएंगे, मतलब आप बुलाएंगे कि आइए हम, क्योंकि छोटे बच्चे अगर जाएंगे बुलाने तो हो सकता है वो नाराज़ हो जाएं, वो न आए, कहें कि छोटे बच्चे से बुलवा रहे हैं हमको। तो खुद अगर जाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो यही राष्ट्रपति वहाँ पर आहूत करता है। इसके बाद अध्यक्षता तो लोकसभा अध्यक्ष कर ही देता है। तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। विधेयक अध्यक्षता मतलब क्या, जो वो पूरा वो वहाँ पर सिंगोल, वो जो वहाँ से तमिलनाडु से, शायद वो केरला से या लाया गया है, वो कहाँ पे आपका लगा है, जो पीछे वहाँ लगाया गया वहाँ जो बैठता है, मतलब वहाँ जो बैठता है संयुक्त बैठक में, तो वो पीछे जो मतलब हेड चेयर होता है उसकी अध्यक्षता यही करते हैं, कौन से? ये लोकसभा अध्यक्ष, जैसे इस समय बिरला जी, ठीक है, करेंगे अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो। साधारण बहुमत से विधेयक जो पारित होता है साधारण बहुमत से नहीं बुलाई जा सकती। संविधान संशोधन, कोई संविधान संशोधन है तो उसमें आपका ये संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है। उसमें अलग अलग ही आपका देना होगा, ये नहीं कि सब एक ही साथ आ जाएं उसके बाद हो जाए, अलग अलग आपका वोट होगा। और ये साधारण बहुमत में ये ज़्यादा होता है संयुक्त बैठक, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश किया, नहीं तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर आहूत कौन करता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होया करिए, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 से लगता है, आर्टिकल 61 लाया जा सकता है किसी भी सदन में। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या किसी सदन में, कौन से सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया लाया जा सकता है, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए तो लोकसभा राज्यसभा दोनों तो समान ही है। पारित कहाँ होगा? दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग समय पर पारित होगा, ये नहीं कि एक ही साथ, अलग अलग पारित होगा। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब कहेंगे आप सर 2/3 बहुमत कैसे? मतलब जैसे आपको मान लीजिए, मैं कहता हूँ 100 सदस्य हैं, 100 में 2/3 तो 2/3 कर देंगे तो ये कितना आएगा? लगभग 33 आएगा, ठीक है। तो 33 दोनों लगभग 66, मतलब 66 67 इतना ही सदस्य होना चाहिए, तभी आपका महाभियोग ला सकते हैं। 100 में बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब उत्तर प्रदेश के बारे में आते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। ये इतना हो गया आपका उत्तर प्रदेश के बारे में। थोड़ा सा वीडियो इस समय लंबा चल रहा है, ठीक है, तो आपसे सॉरी एक बार फिर, क्योंकि क्या करूं, मैं सोचता हूं जल्दी जल्दी आपका ख़त्म हो जाए, नहीं तो हो सकता है सिलेबस बच जाए। अब देखिए राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है, याद रखिएगा। ये हम जितना भी अभी पढ़ा रहे हैं सब लखनऊ के बारे में है। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ है, तो ये भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। 15 जुलाई 1926 को मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक का नींव पड़ी और 1960 में भारत खंडे के जन्म शताब्दी के अवसर पर इसका नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ा। इतना आपको फैक्ट याद ही रखना है, ठीक है। इसके बाद 24 अक्टूबर 2000 को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया इसको। फिर इसका नाम परिवर्तित करके भारत खंडे संस्थान कर दिया गया, भारत खंडे संगीत संस्थान कर दिया गया। तो भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1926 को मैरिस कॉलेज के रूप में हुई थी। और देखिए भारतेंदु नाट्य अकादमी, ये इस बार आरओ में आया था। स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1975 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ? ये सॉरी, ये आपका सीतापुर नहीं है, यहाँ पर एक मिनट, ये आपका, ठीक है। तो अब देखिए सही आ गया, नहीं तो फिगर ये वाला इधर चला गया था। ये सब लखनऊ के बारे में ही हम बता रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए भारतेंदु नाट्य अकादमी ये स्थापना अगस्त 1975 में हुई थी, ये तो अभी बताए ही हैं। इसके बाद यहाँ देखिए राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, 8 या स्थापना 8 फरवरी 1962 में हुई संस्कृत विभाग द्वारा। ये है आपका लखनऊ में। तो राज्य ललित कला अकादमी 1962 में इसकी स्थापना हुई। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य ललित कला अकादमी पहले आया, भारतेंदु नाट्य अकादमी बाद में आया। ठीक है, राज्य ललित कला अकादमी पहले आया, भारतेंदु नाट्य अकादमी बाद में आया, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये आपका 13 नवंबर 1963 को हुआ आया। ठीक है, स्थापना कब हुई, 13 नवंबर 1963। तो ये मैं कहता हूँ आपको ये सब याद रख लीजिए। भारत खंड संगीत संस्थान 1926 वाला, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975, राज्य ललित 62 है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक 1963 है। ठीक है, तो सिर्फ अब अगर आपको 8 फरवरी ना याद करने में, कोई छोड़ दीजिए, 1962 याद कर लीजिए, 63 याद कर लीजिए, 75 याद कर लीजिए। आपके पेपर में पूछ लिया, अभी आरओ का पेपर लेके देखिए, अब पूछा है यही सब क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये पहले हम लखनऊ के बारे में देखते हैं, तब थोड़ा बनारस के बारे में देखते हैं। लखनऊ की इमारतें कौन है, आसाफुद्दौला का इमामबाड़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है। केसर बाग स्थित मकबरा लखनऊ में है। लाल बरादरी कहाँ पर है, लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, लखनऊ में है। साहन जब कहाँ है, लखनऊ में है। हुसैनाबाद का इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में है। छतर मंजिल कहाँ है, लखनऊ में है। मोती महल कहाँ है, लखनऊ में है। केसर बाग स्थित महल कहाँ है, लखनऊ में है। दिलकुश उद्यान कहाँ है, लखनऊ में है। सिकंदराबाद कहाँ है, लखनऊ में। जो लखनऊ में होंगे वो सब यहाँ सब घूमे होंगे। ठीक है, आपको जाना चाहिए, ये जितने भी मतलब दिए गए हैं स्थान, यहाँ पर आपको जाना चाहिए। थोड़ा सा हो सकता है आपको कुछ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चले गए, मान लीजिए यहाँ पर हुसैनाबाद, ये छतर मंदिर या मोती महल चले गए, आपको जब देख लेंगे तो ज़्यादा याद आता, अच्छा मैं वहाँ गया था। ठीक है, तो अगर टाइम जब मिले तो आप चल देख लेना चाहिए। ठीक है, कभी घूम घूम लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या है, अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी और संगीतज्ञ थे। इनके शासनकाल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। दरबार में विद्याधीन कोदऊ सिंह, ठीक है, तो दरबार में कौन थे, विद्याधीन और कोदऊ सिंह। ठीक है, यह घराना ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। तो लखनऊ घराना किसके लिए प्रसिद्ध है, ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए। खुर्शीद अली खान लखनऊ ख्याल गायकी के पिता माने जाते हैं। कौन, खुर्शीद अली खान लखनऊ ख्याल गायकी के पिता माने जाते हैं। इसे विद्याधीन के बाद शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज और ये आदि ने कथक को नई दिशा मिल ले गए। तो आपसे पूछा जाएगा शंभू महाराज किस कला से है, तो कथक कला से है, कथक संगीत से है से हैं। और ये लच्छू महाराज, बिरजू महाराज कथक से हैं, बिंदादीन कथक से हैं। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना आपको। अब देखिए बनारस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना की गई। मैंने इसको क्यों लिया है, क्योंकि इसके साथ आपका आज हमको सिर्फ लखनऊ ही पढ़ाने का मन था, लेकिन यहाँ पर राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक मतलब संगीत नाटक अकादमी, तो ये भी पूछ सकता है। भारत कला भवन, ठीक, 1950, तो इसी को मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ले लिया था। तो ये 1950 याद रखिएगा। भारत कला भवन 1920 में वाराणसी में भारतीय कला परिषद की स्थापना की गई। तो जितने भी आपके संगीत नाटक कला विज्ञान ये यहाँ से थे, ये सबका डेट याद रखिएगा, विथ मतलब देखिएगा क्या कहाँ है, तो आपको एक क्वेश्चन हो जाएगा सही। अब देखिए 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई। इतना सिर्फ आप याद रख लीजिएगा। कल ये अगर आपका संस्थान कला विज्ञान से ये सब आया तो आप सही कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। 1950 में काशी में विश्वविद्यालय में कला भवन की स्थापना हुई। चलिए इधर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एल में क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALGOL एल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोड डेसिमल कोड। ठीक है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल
कोडेड, ठीक है। BCD का फुल फॉर्म होता है। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, ठीक है। ये सब याद कर लीजिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। अभी शायद 2000 ये यहाँ पर 2021 में आपका CPU का फुल फॉर्म पूछा था या ALU का फुल फॉर्म पूछा था RO में। C डॉट क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स। क्लास का कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, ये पूछा था क्लास का। आपसे अगर पूछे क्लास का तो क्लास माने आप वो मत बता दीजिएगा जिसमें आप पढ़ते हैं, क्लास बताइएगा कि क्लास क्या होता है, तो आप बताइएगा कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, ठीक है, ये बताइएगा। अब देखिए कोमल क्या होता है, कोमल तो कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज, इसका कॉम से कॉमन होता है, ए से एल्गोरिथम, एल माने लैंग्वेज, तो अलग अलग करके पढ़ लेंगे तो सही हो जाएगा। COM कॉमन, ए मानते एल्गोरिथम, एल मानते लैंग्वेज, ऐसे याद रखिएगा। डॉस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DTS क्या होता है, डिस्क टॉप सिस्टम होता है, DTS को डिस्क टॉप सिस्टम कहते हैं। DTP क्या होता है, डेस्क टॉप पब्लिशिंग होता है। इनैक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। इनैक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। फैक्स का फुल फॉर्म फार अवे जीरोक्स, फैक्स का फुल फॉर्म बहुत बार आता है, हो सकता है आप ऐसे बैठे रहें, आपके छोटे भाई कोई बच्चा आके पूछ लिया सर आप भैया या कुछ भी कि इसका फुल फॉर्म, फैक्स का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो फैक्स नहीं करते हैं, कोई सामान फैक्स करना हुआ या कोई कार्ड फैक्स करना होगा तो क्या कहते हैं, फार अवे जीरोक्स बोला जाता है, क्या, फार अवे जीरोक्स, ठीक है। फ्लॉप्स क्या क्या होता है, फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकंड फ्लॉप्स होता है। तो ये जितना बताया हूँ इतना ही पहले आज आपको याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा है सब, ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं, तो यहाँ चलते हैं कि क्या कह रहा है। अजरबैजान लिखा गया है, सॉरी, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे स्थित है। तो बताइए अजरबैजान की राजधानी बाकू किस सागर के किनारे स्थित है, तो किस सागर के इस किनारे स्थित है। आप कैस्पियन सागर बताएंगे, हम कैस्पियन सागर बताएं ना, कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया। टर्की के उत्तर में क्या है, तो देखिए हम क्या बताए थे, ऐसे हम एक वो बताए थे ना, तभी मैं बता रहा था, यहाँ टर्की लिखे थे, ठीक है। टर्की के बाद यहाँ क्या लिखे थे, बुल्गारिया लिखे थे, इसके रोमानिया लिखे थे, यहाँ पर क्या लिखे थे, ये आपका यूक्रेन लिखे थे, यूक्रेन लिखे थे, यहाँ रूस लिखे थे, यहाँ जॉर्जिया लिखे थे, जॉर्जिया, ठीक ठीक है, जॉर्जिया। तो आपका क्या हो जाएगा, टर्की के उत्तर में ब्लैक सी है, ब्लैक सी कहीं है, काला सागर है, देखिए ये देखिए, सब कुछ आपको ही बताना। देखिए टर्की किनके मध्य स्थित है, काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य, सुएज की खाड़ी भूमध्य सागर के मध्य, अकाबा की खाड़ी या मध्य सागर। अब देखिए टर्की कहाँ पर है, पहले मैप में दिखा देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए। ये आपका यहाँ पर मैप देखिए, ये मैप देखिए, ये वाला मैप देखिए, यहाँ यह लिखा गया है टर्की, ये आपका टर्की है, और यहाँ पर कौन सा है, यहाँ आपका ब्लैक सी है, तो ये ब्लैक सी है, और ये कौन सा है, ये मेडिटेरियन सी है, तो इसके मध्य क्या है, टर्की है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, ये जहाँ ऐसे कर रहा हूँ कलर, ये आपका मेडिटेरियन सी है, और ये क्या है, ब्लैक सी है, इसी के मध्य तो टर्की है, तो ये देखिए टर्की है। प्लीज़ आप सब शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों में कि ऐसे ही आपका ISP, देखिए सभी क्वेश्चन IS PCS के हैं। अब देखिए IS 2014 में आया है क्वेश्चन, टर्की कहाँ है, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य। देखिए 14 में क्वेश्चन आया है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपसे कभी भी पूछ लेगा कैसे भी करके, तो आप बता देंगे कि नहीं। ये भी पूछ सकता है काला सागर भूमध्य सागर के बीच कौन सा देश है, तो टर्की दे सकता है, उधर आपका सऊदी अरब दे सकता है, या वो आपका जॉर्जिया दे सकता है, तो आप लगा सकते हैं कि हाँ ये टर्की ही है, ठीक है। 2014 क्वेश्चन है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए इस टॉपिक को कि ऐसे ही पढ़ाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व सही है, पश्चिम से पूर्व कौन सा सही है, तो हम पहले क्या देखते हैं यहाँ पर क्या सही है, कह रहे हैं भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर, यही सही है। एक बार हम इसको भी दिखा देते हैं कैसे आपका सही है।
ये देखिए यहाँ पर चलते हैं, ये सॉरी अगर वो आपको, ये देखिए पहले क्या देखेंगे हम यहाँ पर, ये इधर यहाँ पर क्या है, पहले वहाँ भूमध्य सागर दिया था ना, तो भूमध्य सागर कौन सा है आपका, ये भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ देखिए गोलाम कर दिए, भूमध्य सागर के बाद काला सागर ये हो गया। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना है, चाहे पूर्व से पश्चिम, देखिए अब इसके बाद ये कैस्पियन सागर हो गया, और यहाँ पर देखेंगे अरल सागर है। तो इधर देखते हैं कहीं आपका ये बना है तो आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखते हैं यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, आपको समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है। कौन सा सागर कहाँ पर है आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सा सागर कहाँ पर है, आप थोड़ा सा लेट होगा तो आप इसके लिए मैनेज कर लीजिएगा। इधर पहले मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन के सी के बाद इधर कौन है, पश्चिम से पूरब चल रहे हैं, इधर ब्लैक सी है, तो मेडिटेरियन के बाद ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बाद क्या है, कैस्पियन सी है। अब कैस्पियन सी के बाद इधर जाएंगे उज्बेकिस्तान जहाँ है, वहीं तो अरल सागर है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान वहीं तो आपका अरल सागर है, ठीक है। वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य है ना, तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य कहाँ है, ये देखिए कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के मध्य ये है अरल सागर, कैस्पियन के बाद अरल सागर। तो ये क्या है आपका, ये दिखा दे। यहाँ फिर चलते हैं, थोड़ा सा आज ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है इसके लिए सॉरी। तो आपका देखिए भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, देखिए ठीक है, इसको लगा दीजिएगा। आंतरिक सागर कौन सा है, सफ़ेद सागर आंतरिक सागर, या काला सागर की, कैस्पियन सागर की, ये जापान सागर। तो आंतरिक मतलब क्या है, जो आपका जो किसी मतलब किसी और समुद्र से नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा आपका कहेंगे आंतरिक सागर। तो आंतरिक सागर कौन सा कहेंगे आपका, ये कैस्पियन सागर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश काला सागर के तट पर नहीं है। अब ये देखिए काला सागर के तट पर नहीं है, ये क्वेश्चन 2021 में आया है, इस क्वेश्चन को आप ही बताएंगे, ठीक है, आप ही बताएंगे। अगर आप बता देंगे तो जान लीजिए आपकी पढ़ाई सही चल रही है। जॉर्जिया हम बताए थे, टर्की बताए थे, बुल्गारिया बताए थे, सीरिया हम कहाँ से बताए हैं, नहीं बताए ना आप। मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोग देख रहे होंगे सब कर लिए होंगे। अब देखिए ये क्या है, भूमध्य सागर में निम्नलिखित कौन से देश की सीमा है। भूमध्य सागर में कौन से देश की सीमा है, करें सीरिया है, इराक है, लेबनान है, जॉर्डन है। तो इसमें कौन कौन से देश की सीमा है, तो एक बार हम भूमध्य सागर में देख लेते हैं, जितने जितने दिए हैं, क्योंकि ये बताए नहीं है तो एक बार देखना पड़ेगा ही, ठीक है। आप बोरिंग मत फील करिएगा, बस थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं भूमध्य सागर में, ठीक है। कह रहे हैं ये भूमध्य सागर है आपका, ये मेडिटेरियन सी है। इसमें देखिए कह रहे हैं मेडिटेरियन सी में सीरिया की लगती है, तो हाँ देखिए सीरिया की लगती है, टर्की की लगती है, हाँ लगती है। यहाँ पे आप ये देखिए कहाँ क्या कर रहे हैं, जॉर्डन की लगती है, देखिए भूमध्य सागर में जॉर्डन लग रही है, नहीं ये तो यहीं पर आपका ख़त्म हो जा रहा है, ये लाल सागर में थोड़ा सा जाके। तो ये क्या होगा, ये भूमध्य सागर में नहीं लगता है, तो जॉर्डन हटा देंगे, इराक आपका हटा ही देंगे, ईरान तो हटेगा, इधर है ही नहीं है उधर, ठीक है। तो इराक आपका कौन सा आ जाएगा, इराक नहीं लगता है, ईरान भी नहीं लगता है, ये जॉर्डन लिखा गया ये भी भूमध्य सागर से इससे नहीं लग रहा है, सीरिया लग रहा है, टर्की लग रहा है, ठीक है, सीरिया टर्की, ठीक है, ये आपका लग रहा है। और इधर कोई देश है, हाँ, ये लीबिया हो गया शायद, देखिए यहाँ देखते हैं कौन कौन सा हमारे ऑप्शन में दिया था, ये देखते हैं, और कौन क्या ऑप्शन दिया था, हाँ लेबनान दिया था, ठीक है। तो आपका कौन सा यहाँ पर देख लीजिए, जॉर्डन नहीं लगता है आपका, ये इराक नहीं लगता है। अब देखिए कौन सा, एक और दो तो नहीं होगा, एक दो जहाँ होगा उसको काट दीजिए, जहाँ ये भी हटा दीजिए, दो यहाँ भी है हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, एक यहाँ पर है, तो तीन और चार लगता है। तो यहाँ पर तीन क्या है, लेबनान लगता है और सीरिया लगता है, तो वहीं आपका सीरिया के जस्ट बगल में ये लेबनान है, जहाँ से आपका वो इस समय उस पर हमला हो रहा है, ये भी एक बार ये भी दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर सीरिया, ये सीरिया है आपका, और यहीं पर आपका क्या है, लेबनान है, ये देखिए लेबनान, ये दिख रहा हो थोड़ा सा, अब जूम इससे ज़्यादा हो नहीं रहा है, ये देखिए लेबनान, तो ये छोटा सा ये आपका इजराइल नहीं है, जस्ट उससे सटा, मैं इसको ज़्यादा आपको क्यों
बता रहा हूँ, इतना टाइम ले रहा हूँ क्योंकि अभी ये सब सुर्खियों में है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये आपका इजराइल है, इजराइल के जस्ट ऊपर देखेंगे ये लेबनान है, इसके बाद ये सीरिया है, दोनों भूमध्य सागर से लग रहे हैं। अब इजराइल की भी सीमा आपका भूमध्य सागर से लग रहा है, ठीक है, तुर्की का तो लगता ही है। तो देखिए आपका देखें लेबनान, इसकी राजधानी बेरूत है लेबनान की, तो लेबनान लगता है, सीरिया लगता है, दमिश्क सीरिया की राजधानी है, ठीक है। आई होप आपको, और जॉर्डन नहीं लगता, जॉर्डन ये देखिए इस साइड बना है। अब देखिए चलते हैं वहाँ। आज आप सब परेशान ही हो गए होंगे क्योंकि इतनी ऊपर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ मैप नहीं ला पाया, ठीक है, और वहाँ समझा भी नहीं पाया था। और देखिए कहाँ गया आपका, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये वाला लेबनान और आपका सीरिया, ठीक है, ये दोनों सीमा लगते हैं। तो लेबनान सीरिया देखिए 2017 आईएएस का क्वेश्चन है, कितना आराम से आप कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो बाल्टिक सागर के तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है, इसको आपको बताना है। तो कौन है, लटाविया है, मतलब लटाविया भी है और पोलैंड भी है बाल्टिक सागर के तट पर, लटाविया भी और रूस भी। रूस भी आपका थोड़ा सा एरिया आपका रूस का, यहाँ से ये अपना मिसाइल उसाइल प्रक्षेपित करता है, ये रूस का ये थोड़ा सा लगता है, ठीक है। स्वीडन है और रूस है, स्वीडन है आपका, रूस भी है, स्वीडन है, लेकिन नॉर्वे नहीं है। नॉर्वे आप बाल्टिक सागर के तट पर नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा हम देखा दे देते हैं। ये देखिए यहाँ है आपका बाल्टिक सागर, ये देखिए बाल्टिक सी है, तो ये देखिए रसिया थोड़ा लिखा गया है ना, ये जहाँ जब मैं ये कर रहा हूँ ये रसिया लिखा गया है। तो रूस का थोड़ा सा बाल्टिक, ये बाल्टिक सी है, तो रूस का थोड़ा सा भाग ये यहाँ पर बाल्टिक सी से शेयर करता है। लटाविया लिथुआनिया हो गया, लटाविया होगा, इस्टोनिया हो गया, देखिए बाल्टिक सागर से लग ही रहा है। स्वीडन लग ही रहा है, लेकिन जो नॉर्वे है ये थोड़ी बाल्टिक सागर से, इधर तो नॉर्थ सी है, नॉर्वेजियन सी है, इस साइड लग रहा है, तो नॉर्वे आपका नहीं लग रहा है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, हाँ, ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कोई चीज़ भूलेगा नहीं, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, हाँ, व्यू कम आएंगे क्योंकि वीडियो लंबा है, ठीक है, लेकिन चाहे कितने भी थोड़ी सी लोग देखें, लेकिन वो देखें उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, जो ही देखें। संसद सदस्य बनने की हेतु न्यूनतम उम्र क्या है, तो संसद सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सांसद के सदस्य की बनने का। अब इसमें तो ये पूछा नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, तो यहाँ क्या करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये 30 वर्ष भी होगा 25 वर्ष, तो ये आपका कहाँ से क्वेश्चन आया है, बीपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप एक से अधिक लगाएंगे क्योंकि 25 भी है और 30 भी है, जो आपका राज्यसभा वाले 30 होते हैं और लोकसभा वाले 25 होते हैं। चलते हैं देखें, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या वो क्या है, जो अधिकतम निर्धारित तो 550 ही माना जाता है, तो 550 लगाइए। लोकसभा और केंद्र सभा में सीटों का आरक्षित स्थान है तो 20 है, देखिए 20, 19 नहीं है यहाँ पर दिया है, इसीलिए मैं कहता हूँ 20 वाला ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर देखते हैं लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के मावलंकर जी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है, तो 250, 243 ये होता है, लेकिन 250 देखा जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्य कितने वर्ष होता है, तो राज्यसभा के सदस्य का कार्य 6 वर्ष का होता है, ठीक है, कितने 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सही है, उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ये भी दोनों ही आपका सही है। निम्नलिखित में राज्यसभा के बारे में कौन सा सही है, ये कभी नहीं भंग होता, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता नहीं, ये प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता, तो ये भी सही है। 1/3 यह 25 वर्ष की कम आयु नहीं, यहाँ 30 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, ये भी गलत है। तो 1 और 2, 1 और 3 आपका सही है, ये है।
इसके बाद यहाँ देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक, ठीक है, 2021 के पीसीएस में आया क्वेश्चन है। धन विधेयक आपका राज्यसभा में नहीं प्रथम बार, ये लोकसभा में ही होता है, ठीक है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन सा होता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। इस समय माननीय जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल में सदस्य होते हैं। लोकसभा के चुने हुए सदस्य हाँ होते हैं, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य हाँ, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य जैसे माला विधायक जी हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, राज्य विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद हर जगह है नहीं, तो कहाँ ऐसा थोड़ी भेदभाव होगा कि जहाँ नहीं है वहाँ पर, तो मतलब ये देखा जाता है जहाँ सब जगह हो वो, तो ये तो है नहीं, तो वैसे निकाल देंगे। तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, केवल लोकसभा के, केवल लग गया था, हटा ही दीजिए, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो इतना ही आज के बाद आज है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज़ आप सब शेयर किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए करिए ना। हम कुछ आपसे पेड बैच ले रहे हैं ना कुछ, हर पीडीएफ आपको फ्री में, हर चीज़ सिर्फ आपसे क्या कहते हैं, सिर्फ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।